नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक के बुर्का विवाद पर बड़ा खुलासा, बवाल के पीछे पीएफआई का हाथ। पीएफआई के सदस्य हैं कॉलेज में नारा लगाने वाली छात्राओं के माता पिता। बुर्का विवाद पर ओवैसी का नया बयान, बोले हिजाब पहनने वाली महिला एक दिन बनेगी देश की प्रधानमंत्री। महबूबा मुफ्ती ने भी कसा तंज। अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के पुराने नेताओं में टकराव, फूट को खत्म करने के लिए ममता ने की बैठक। 20 सदस्यीय कार्य समिति का हुआ गठन। असम के सीएम बिस्वा शर्मा की राहुल गांधी पर टिप्पणी से बवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले सीएम को पता होना चाहिए कब और क्या बोलना है। यूपी में 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान, 9 जिलों की 55 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर। सबसे पहले बात बुर्का विवाद पर। कर्नाटक से शुरू हुए बुर्का विवाद के पीछे कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पीएफआई का हाथ होने का अंदेशा शुरू से जताया जा रहा है। अब ये बात भी सामने आ गई है कि जिस मुस्कान जैनब ने कैंपस में अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे, असल में उसके पिता पीएफआई के नेता हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेज में बुर्के में आने वाली छात्राओं को सीएफआई ने उकसाया था और सीबीआई पीएफआई का ही हिस्सा है। पहले ये छात्राएं भी दूसरी छात्राओं की तरह यूनिफॉर्म में आती थी, लेकिन सीएफआई और इसके जैसे अन्य मुस्लिम संगठनों के उकसाने के बाद उन्होंने इस मसले पर हंगामा करना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, बुर्का विवाद को हवा देने का काम पीएफआई संगठन कर रहा है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल 100% सही है इस बात पे कि ये जो पूरी जो गतिविधि, ये पूरी जो कार्रवाई हुई है, इसके पीछे ये आतंकी संगठन है जी। और ये इसलिए क्योंकि हमारे पास जो जानकारी आई कि जो मुस्कान जैनब के जो पिता हैं अब्दुल शकूर, ये जिला स्तर के लीडर हैं पीएफआई के। एक और लड़की है आलिया आसादी, उसका चचेरा भाई नजद आसादी, वो भी पीएफआई का लीडर है। और अब जो कुछ लड़कियां इनके गैंग से हटके वापस आ गई कि हमें ये सब काम में नहीं जाना, अब वो पूरी कहानी बता रही है कि किस तरीके से 8 नवंबर को जी इन लोगों ने सीएफआई को ज्वाइन किया। ये सीएफआई है क्या? ये पीएफआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हाथ ये शाहीन बाग और दंगा और ये पूरा दिल्ली दंगे वगैरह में, और इसके पीछे बहुत सारी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। ये पीएफआई आतंकी संगठन सिमी का नया रूप है। अब इसने एक पॉलिटिकल पार्टी भी खोल रखी है, एसडीपीआई। एसडीपीआई का स्टूडेंट विंग ये सीएफआई है। मतलब सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम है इस हिंदुस्तान में जिहाद। ये गजवाए हिंद वाली पार्टी है। अभी आप देखिए कि जब ये बवाल शुरू हुआ, जब इन लोगों को मालूम चला कि विद्यार्थी परिषद के प्रोसेशन में ये लोग गई हुई थी, इन लोगों ने हंगामा शुरू किया। एक बात जो मीडिया छिपा रही है, जो वहां के लोकल लोग बता रहे हैं कि इस पीएफआई के चक्कर में मुस्लिम लड़के भी वो टोपी पहन के आना शुरू कर चुके थे। ये बवाल सिर्फ इसलिए नहीं मचा है, ये बवाल इसलिए भी मचा है क्योंकि ये जो लड़कियां, ये मुस्कान जैनब, ये तो हार्डकोर जिहादी हो चुकी। ये घूम घूम कर स्कूल के अंदर मुस्लिम लड़कियों को ये इस बात के लिए उकसाती थी कि सब लोग हिजाब पहन के आओ। ये जैसे जमाते इस्लामी वाले हमारे जेएनयू में जो लड़के नमाज नहीं पढ़ते थे, जो अपने आप को वामपंथी कहते थे, उसको टॉर्चर करते थे ये लोग कि भाई चलो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए। तो ये उस तरह की लड़की बन चुकी थी। लड़के टोपी पहन के आ रहे थे। और जिस दिन वो जिस जगह पे एक जो है कुंडापुरा कॉलेज के बाहर जहां हंगामा चल रहा था, वहां पे ये जो पीएफआई के 4-5 आतंकी वहां पहुंचे जी। इनके पास हथियार था। 2 पकड़े गए, एक भाग गया। जो पकड़ा गया वो पीएफआई का, और जो भाग गया उसका नाम इफ्तिकार बताया जा रहा है, वो भी पीएफआई का।
तो ये केस तो यहीं पे ओपन एंड शट केस है कि ये सारी चीज़ें बाकायदा इस पीएफआई के द्वारा प्रायोजित है। और ये प्रायोजित इसलिए भी है क्योंकि यही पीएफआई ये राहुल गांधी के साथ मिलके वायनाड में राहुल गांधी को जिताने का काम करता है। ये वही कांग्रेसी और वामपंथी लीडर्स के साथ मिलके ये शाहीन बाग को फंड करता है। ये देश भर में जो शाहीन बाग अलग अलग जगह बनेंगे उसको लेकर के यूपी के अंदर में 200-250 करोड़ रुपए 15 दिन के अंदर में खर्च करने वाला ये ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ से आ रहा है पैसा? इसके ताल्लुकात गल्फ से, इसके ताल्लुकात पाकिस्तान से, इसके ताल्लुकात कश्मीरी आतंकी संगठनों से। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसलिए ये जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों पे बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये फर्जी बातें हैं। दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान को बदनाम करके ये यूपी के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर बुर्का विवाद पर हो रही राजनीति पर। असदुद्दीन ओवैसी लगातार बुर्का विवाद पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। अब उन्होंने नया बयान देते हुए कहा है कि एक दिन देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी। साथ ही उन्होंने हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में जाने का बचाव भी किया। ओवैसी के साथ साथ महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने भी तंज कसा और कहा कि मुझे डर है कि बीजेपी हिजाब पर ही नहीं रुकेगी, वो मुसलमानों के अन्य प्रतीकों को भी खत्म करने में जुटी है। डॉक्टर साहब, क्यों बुर्का विवाद पर राजनीति हो रही है? और अब तो ये जो ओवैसी हैं इन्होंने नई भविष्यवाणी कर दी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भविष्यवाणी जो की है उनका स्वागत है। उन्होंने क्या कहा, जो मेन सेंटेंस है, उन्होंने कहा कि एक दिन तुम याद रखना, मैं शायद जिंदा न रहूंगा, तुम देखना एक दिन एक बच्ची हिजाब पहनकर इस देश का प्रधानमंत्री बनेगी। कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, हिजाब पहन करके मुख्यमंत्री तो बनी, किसने रोक लिया भाई? इतना ज्यादा इसमें उत्तेजित होकर के ये भड़काऊ भाईजान ये तमाशा क्यों कर रहे हैं यूपी के अंदर में? हिंदुस्तान में हिजाब पहनकर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनी है क्या भाई? महबूबा तो हिजाब ही पहनती है। ये बात और है कि उनके कान में गोली लग गई थी, वो कान नहीं है इसलिए वो हिजाब पहनती, लेकिन हिजाब तो पहनी हुई थी। मुख्यमंत्री बनी, कौन रोकता है? इस हिंदुस्तान में हिजाब पहनने पे पाबंदी नहीं है ओवैसी साहब। यहां पाबंदी स्कूल में लगाई गई है और वो लगना जरूरी है। आप जिस चीज का समर्थन कर रहे हो उससे होगा ये कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के बीच ही हिंदू मुसलमान के फर्क का जहर जो है वो आप डालने की कोशिश कर रहे हो। आपकी राजनीति तो सज जाएगी, क्योंकि चुनाव जो है कल वोटिंग होने वाली है सहारनपुर में, बिजनौर में, अमरोहा में, मुरादाबाद में, रामपुर में, बरेली में, इन सब जगहों पे कहीं 40, कहीं 43, कहीं 50% मुसलमान हैं। तो मुस्लिम वोट के चक्कर में आपने ये काम कह दिया। लेकिन एक बात जरूर आपको बताना चाहूंगा, आपने ये जो बात कह दी वो खतरनाक है। ये हर हिंदू को सुनने की जरूरत है। मीडिया इसको हाईलाइट नहीं कर रहा, लेकिन जो बात कि एक हिजाब में पहनी हुई बच्ची प्रधानमंत्री बनेगी, अच्छी बात है। लेकिन उसके पहले का सेंटेंस जो आपने कह दिया कि इसके लिए, इसे देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूं शायद, मतलब आप ये कह रहे हो कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुसलमानों की जनसंख्या हम इतनी बढ़ा देंगे कि हम सीना ठोक के चुनाव भी जीतेंगे। जिस हिसाब से अभी ये सेकंड फेज में मुसलमानों का पूरा, जो फर्स्ट फेज में जो 90% मुसलमान जो वोट किए हैं, तो वो अपने हाथ में हम पॉलिटिकल पावर ले लेंगे। सेकुलरिज्म का एस भी अगर आप जानते, गंगा जमुना तहजीब जिसके बारे में ये लोग बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, ये फरेबी लोग, अगर उसका ज़रा सा भी इल्म होता तो आपको सही सही ये कहना चाहिए था कि हिंदुस्तान में एक बच्ची हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री बनेगी और इंशाअल्लाह वो हिंदुओं के वोट से बनेगी। क्योंकि जब तक हिंदुओं से ज़्यादा आपका पॉपुलेशन होगा नहीं, तब तक तो प्रधानमंत्री बनने का आप सपना नहीं देख सकते। तो ये दोनों बातों को क्लेरिफाई करना चाहिए। अगर कभी कैपिटल टीवी को आपने इंटरव्यू दिया तो इस बात पे जरूर आपसे मैं सवाल पूछूंगा। जी डॉक्टर साहब,
अगली खबर टीएमसी में तकरार पर। ममता के भतीजे और टीएमसी के पुराने नेताओं के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। पार्टी में फूट खत्म करने के लिए ममता बनर्जी ने बड़ी बैठक की और 20 सदस्यीय नई नेशनल वर्किंग कमेटी की घोषणा कर दी। कमेटी में कई नए नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाते हुए नए लोगों को मौका दिया गया। अब जल्द ही सीएम ममता बनर्जी वर्किंग कमेटी के सदस्यों को पदों का बंटवारा करेंगी। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी, अमित मित्रा, पार्थ चटर्जी, यशवंत सिन्हा, फिरहाद हाकिम समेत कई बड़े नामों को शामिल किया गया है। वहीं पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन, सौगत रॉय और विधायक दुलाल मुर्मू को नई वर्किंग कमेटी से बाहर कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, क्या टीएमसी में जो फूट चल रही है वही टीएमसी को ले डूबेगी? देखिए, ये भतीजे अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच की लड़ाई है। अभिषेक बनर्जी प्रशांत किशोर के साथ मिलके वो सपना देख रहे थे कि भाई अब ममता दीदी को प्रधानमंत्री बनना है तो उनको देश भर में घूमना होगा। वो इस चक्कर में होंगे कि भाई ममता बनर्जी को नेशनल पॉलिटिक्स में डाल दिया जाए और खुद मुख्यमंत्री के पद पे बैठ जाए। जी। ममता बनर्जी ने भांप लिया। पिछले कुछ समय से कुछ बवाल चल रहा था। हमने एक ब्लैक एंड वाइट भी इसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम किया था कि किस हिसाब से अभिषेक बनर्जी अपनी डफली अपना राग गा रहे हैं। डायमंड हार्बर में उन्होंने कोरोना के लिए अलग डायमंड हार्बर मॉडल बना लिया था, जिसका विरोध बहुत सारे लीडर्स कर रहे थे कि भाई ममता बनर्जी तो अलग बता रही हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया था कि ममता बनर्जी एक बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि दिमाग से प्रशासन के रूप में और नेता के रूप में वो बंगाल को डार्क एज में घुसाने के लिए तैयार है, बेकरार है। ये तो बीफ ईटिंग भद्रलोक जो है वो उनका टेंट्रम समझ लेता है। दूसरे नॉर्थ इंडिया में कहीं पे होते तो ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ सड़क पे जो है हंगामा हो रहा होता। इन्होंने साफ साफ आदेश दे दिया कि भाई टेस्टिंग मत करो, ना होगा टेस्टिंग, ना आएंगे आंकड़े, ना आएगा आंकड़ा, ना कोई पूछेगा सवाल। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने ठीक इसके उलट डायमंड हार्बर में उसने कहा कि मैक्सिमम लोगों का टेस्टिंग होना चाहिए। तो ये अपने आप में एक विवाद शुरू हुआ। जी। टिकट कैसे बंटवारा हो, कैसे क्या हो। प्रशांत किशोर इसकी टीम के साथ, तो प्रशांत किशोर को थैंक यू कह दिया गया, क्योंकि ममता बनर्जी के कान में किसी ने डाल दिया कि देखिए भाई जमाना खराब है, कहीं मुलायम सिंह वाली हालत ना हो जाए, कहीं लालू यादव वाली हालत ना हो जाए। क्या आपने बेटे को बना दिया, गद्दी दे दी, सत्ता दे दिया तो वो आपको रिडेंडेंट कर देंगे। ये राजनीति का बहुत पुराना हिसाब किताब है ये। जी। तो उनको समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, तो ये जो टकराव शुरू हुआ उसी का ये नतीजा है। मतलब ये टीएमसी में बहुत जल्दी दो फाड़ होने वाला है। राजनीति का खेल ही ऐसा है, एक बार कुछ स्टेप्स अगर आप ले लेते हो उसमें कोई यू टर्न नहीं होता। ममता बनर्जी ने अभी बहुत सारे पदों से अभिषेक बनर्जी को तो हटा दिया है, लेकिन ये ज्वालामुखी ज़्यादा दिन तक शांत बैठने वाला नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इन लोगों की मानसिकता को देखिए। जनरल बिपिन रावत देश का गौरव थे। भारत ने उनके नेतृत्व में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। राहुल गांधी ने स्ट्राइक का सबूत मांगा। क्या हमने कभी आपसे सबूत मांगा कि क्या आप राजीव गांधी के बेटे हैं या नहीं हैं? आपको मेरी सेना से सबूत मांगने का क्या अधिकार है? हेमंत बिस्वा ने इस बयान पर कांग्रेसी को आग बबूला हो उठे। एनएसयूआई ने बीजेपी ऑफिस के बाहर हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं जयंत चौधरी से लेकर अखिलेश यादव भी बीजेपी पर निशाना साधने लगे। डॉक्टर साहब, हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर इतना बवाल क्यों उठ रहा है? देखिए, एक बवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और ये बात सही भी है। आप राजनीति में हैं, राजनीतिक वाद विवाद होना चाहिए, नीतियों के ऊपर कटाक्ष होनी चाहिए, लेकिन किसी के पिता, किसी के परिवार, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहन, इसके ऊपर इस तरह की का बयानबाजी वो उचित नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि भाई आप सिर्फ
हेमंत बिश्व शर्मा को इसके लिए जिम्मेदार नहीं बता सकते। जी। हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे पहले अभी जो पिछले जो खास करके ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी की जो कांग्रेस है, भाई ये बताओ कि भाई सबसे पहले कि प्रधानमंत्री मोदी की भी एक पत्नी है, उसको उसने छोड़ दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये किसने इसकी शुरुआत की? हु डिड इट? जिस दिन सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने, और मैं आपको बता दूं, इस तरह की स्टोरी को कांग्रेस पार्टी ने अपनी दलाल मीडिया के, ये दलाल पत्रकारों के साथ मिलके इन लोगों ने स्टोरी प्लांट की। जब आप ये अधमता, ये नीचता पे उतर सकते हो, तो आपके ऊपर कटाक्ष होगा, तो आप अचानक से संत कैसे बन सकते हो? भाई लालू यादव, नीतीश कुमार जी। भाई लड़ते हैं आपस में, कभी कोई पारिवारिक आक्षेप आपने सुना? नहीं सुना। राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को खराब करने के लिए जिम्मेदार हैं। भाई किसने कहा? इसकी तो शुरुआत वहीं से हुई थी कि भाई खून का सौदागर है। गुजरात इलेक्शन में आप जाकर के सोनिया गांधी ने ये कह दिया, मौत का सौदागर। तो भाई आपसे तो फिर आप करें तो वो बड़ा ही प्रजातांत्रिक बिहेवियर है, और दूसरा कोई करे तो वो जो है बहुत खराब है। तो ये दोनों हाथ से ताली बज रही है, और दोनों ही तरफ से ये गंदगी रुकने वाली नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, ये दोनों ही पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है जी। इसमें कोई संवाद नहीं है। संवाद किस लिए नहीं है ये भी समझ लीजिए कि आपने राजनीति को इतना ज्यादा पर्सनल कर दिया। सोनिया गांधी ने ऐसा कौन सा पाप नहीं किया, ऐसा कौन सा कुकर्म नहीं किया कि एन केन प्रकारेण प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को जेल में डाल दिया जाए, इसके लिए कोई कसर इन लोगों ने छोड़ी थी? जब आपके पास सत्ता था, जब आपने ये सब किया, तो अब आपको शिकायत करने का कोई मुंह नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री मोदी है कि जो चाहे वो अखबार, वो नेशनल हेराल्ड का केस हो या फिर जमीन घोटाला हो, रॉबर्ट वाड्रा का, कोई अभी तक जेल के अंदर गया नहीं है, बेल पे बाहर हैं ये लोग। अदरवाइज पॉलिटिकल कल्चर इन दोनों पार्टियों ने मिलके बहुत ही खराब किया है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर दूसरे चरण के मतदान पर। यूपी में 14 फरवरी को दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, शाहजहांपुर और बदायूं जिला शामिल हैं। इस चरण में कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हैं और बीजेपी सपा के बीच कांटे की टक्कर है। डॉक्टर साहब, सेकेंड फेज की वोटिंग होने वाली है, 9 जिलों में होगी, इसका असर किस तरफ दिखाई देगा? देखिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है, और इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये जो हिजाब का जो विवाद आया है, ये इसी फेज के लिए है जी। ये फेज में इलेक्शन खत्म हो जाएगा, ये हिजाब भी खत्म हो जाएगा। ये हिजाब का मसला किस लिए स्टार्ट किया गया? ताकि ये जो इलाके हैं, चाहे वो सहारनपुर है, वहाँ 42% मुसलमान हैं, बिजनौर है 44% के आसपास है, अमरोहा है 41% के आसपास है, मुरादाबाद है 47% के आसपास है, रामपुर है 50% से ज़्यादा। तो जब इतना हाईली मुस्लिम डेंसिटी जो है, तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी का ये है कि भाई सारे वोट हमको मिल जाए। यहाँ पे ओवैसी में भी भीड़ आ रही है, तो ये जो विवाद शुरू हुआ, तो देखिए ओवैसी ने लीड ले लिया कि इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों में हिजाब पहनी हुई बेटी जो है वो प्रधानमंत्री बनेगी। हमें तो लगा वो ये कह देंगे कि स्कूल जाने वाली बच्ची को ही प्रधानमंत्री ना बना दें, क्योंकि राजनेता कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये मुस्लिम वोटर्स का एक बहुत ही अहम रोल है इसमें।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और MIM ओवैसी, जी। इन लोगों के बीच मुस्लिम वोटर्स की लड़ाई है। लेकिन कई सारी कंस्टिट्यूंसीज ऐसी हैं कि जिसमें हिंदू वोटर्स जो है एकजुट होकर के वोट करेंगे, और ये इलाका पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। लड़ाई तो लड़ाई है, लेकिन कुछ इसमें जो सीटें हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जीत की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन ही इतना ज़्यादा है। तो अब देखिए कि क्या है, लेकिन जैसे ये फेज ख़त्म होगा उसके बाद ये लड़ाई जो है वो हार्डकोर जो हिंदू वोटर्स के बीच की लड़ाई जो है वो उसकी शुरुआत हो जाएगी। और ये फर्स्ट और सेकेंड फेज है। जो फर्स्ट फेज की रिपोर्ट आ रही है इसमें ये पता चल रहा है कि भाई बीजेपी का जो है एक बढ़त उसमें नज़र आ रहा है। सेकेंड फेज में कल क्या होगा तो कल इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।